सभी दर्शकों को नमस्ते और उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। एक बातचीत हम रखेंगे ऐसी शख्सियत के साथ जो एक ग्रामीण परिवेश से निकल कर के और फ्रांस की भूमि पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो माउंट एवरेस्ट है और अभी हाल फिलहाल में आप जो साल्तोरो चोटी है काराकोरम दर्रे में, काराकोरम जो पर्वतमाला है वो लद्दाख के अंतर्गत, तो वहाँ से आप एक सफलता प्राप्त करके लौटे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेंद्र जांगू की, जो गांव बिलावल जो हरियाणा के एक राजस्थान के साथ लगते इलाके में स्थित है। तो मुकेंद्र जी, आप अपना परिचय एक बार खुद ही थोड़ा सा दें। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम, आपके दर्शकों को। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने एक कहानी के रूप में, और जिससे हम अपने यानी प्रेजेंटेशन कर सकें, जो रुझान है उनको बता सकें। तो फिलहाल तो आपने जैसे बताया, मैं फ्रांस में हूँ और टेलीकॉम सेक्टर में काम करता हूँ और इंडिया से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, पर अपने काम के लिए बाहर रहना पड़ता है। तो दर्शकों, जो आज के हम टॉपिक पे आते हैं कि आज मुकेंद्र के साथ हम बातचीत के लिए आपसे रूबरू क्यों करवा रहे हैं। मुकेंद्र जी ने हाल ही में जो हमारे जम्मू और कश्मीर में लद्दाख में काराकोरम जो पर्वतमाला है, उस वहाँ स्थित साल्तोरो जो एक चोटी है और जिसकी हाइट लगभग 7247 या 42 मीटर के आसपास, 7342 मीटर, यानी कि एवरेस्ट से ठीक लगभग 1100 मीटर कम वो हाइट पड़ती है उस चोटी की। उस चोटी पे इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और उसी को लेकर के हम उनके आज एक्सपीरियंस जानेंगे। तो मुकेंद्र जी, सबसे पहला सवाल ये है कि जो गांव है बिलावल, वहाँ पे पहाड़ है, अरावली की श्रृंखलाएं हैं। तो पहाड़ एक बिलावल निवासी के लिए कोई नई चीज नहीं है। उठते ही पहाड़ दिखता है जब क्योंकि सूरज उसी साइड से निकलता है। तो कहाँ मन में ये टीस रह गई थी कि पहाड़ पे चढ़ना है या चोटियों पे चढ़ना है? क्योंकि अमूमन अपने जो गांव बिलावल के लोगों की जो पहाड़ पे चढ़ने की इच्छा है वो बचपन से पूरी हो जाती है। और तो ये कहाँ से मन में आया कि ऐसा करना है? जो आप पिछले साल माउंट एवरेस्ट के लिए आपने ट्राई किया था और जो सेकंड हाईएस्ट पिक था माउंट एवरेस्ट का, उस पे भी लगभग इतनी ही जो साल्तोरो की जो हाइट है उतनी ही लगभग हाइट थी उसकी भी। तो उसके बाद से कहाँ से क्या ये पहाड़ पे चोटियों पे चढ़ने का जुनून आया? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली जहाँ हम रहते हैं ना, हम गाँव से थोड़ा सा बाहर रहते हैं, खेतों में, और हमारे से 500 मीटर दूर ही अरावली की चेन है। जब हम छोटे थे तो मेरे पिताजी ऊँट रखते थे, तो सुबह शाम ऊँट से काम करते, दिन में छोड़ देते थे उसको। वो पास में जंगल है, तो वो वहाँ चलता था। शाम को 5 बजे मैं उसको लेके आता था। तब भी हम अपने यानी जैसे भैंसों को चलाते थे, यही पशुपालन होता था, गाय भैंस पालते थे और अपनी खेती करते थे। तो तब से मेरा इंटरेस्ट था। तो इस पहाड़ पे, तो अरावली पे, तो हम हर हफ्ते यानी महीने में एक बार यानी ऊपर चले जाते थे और एक भगवान की भी पूजा करते थे। वहां भी एक गुफा भी, उसकी पूजा करते थे। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट इसलिए था कि मैंने कहा ये तो छोटा सा पहाड़ है। फिर मैं किताबों में पढ़ा, इसकी तो हाइट कुछ भी नहीं है, 1500 मीटर या 1000 मीटर इतनी आई है हाइट है। फिर माउंट एवरेस्ट के बारे में जब मैंने पढ़ा कि एक्चुअली मेरा क्लोजअप तभी से बना जब मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में इनके बारे में पढ़ा। फिर मुझे लगा कि एक बार जाके देख आना चाहिए कितनी हाइट है, इतना क्या मुश्किल है चढ़ना। हाँ, फिर इसकी जो शुरुआत हुई ना, वो फिजिकल प्रिपरेशन से हुई। एक्चुअली फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। जब मैंने फिजिकली शुरू किया ना, तो फिर मैंने पढ़ा और जो गए हैं उनसे, उनके जो ब्लॉग थे ना वो पढ़े, जो पहले माउंट एवरेस्ट पे गए हुए हैं, तो क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए और कितना मेंटली आपको स्टेबल होना चाहिए। तो फिजिकल के तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिजिकली तो आपको, अगर आप 10 किलोमीटर कंटिन्यूसली 10 किलोमीटर बिना रुके अगर आप दौड़ सकते हैं और 25 किलोमीटर आप बिना रुके साइकिल चला सकते हैं, तो आपका इंटरनल सिस्टम है ना, वो कैपेबल है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। ये तो फिजिकल बात हो गई, पर ये रिक्वायरमेंट सफिशिएंट नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा।
क्योंकि वहां पे 5,000 मीटर के बाद आप डेथ जोन में होते हो। डेथ जोन मीन्स कभी भी अगर आपका एक पैर भी फिसला तो समझो आप गए। तो ये जो इतना रिस्क है, और आप बता रहे हैं कि एक डेथ जोन 5,000 मीटर के बाद का है, तो उसके बाद फिर कहाँ से ये मन में आया कि हाँ, इस काम को करना चाहिए? तो फिर वही तो मैंने पढ़ा, तो फिर ज्यादा रिस्क देखा मैंने, कहा इतना रिस्क है फिर भी लोग जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, तो मेरा अटैचमेंट और बढ़ता गया। मेरा एक्चुअली ये था कि छोटे से गांव है, मैंने सोचा कि मैं अगर मेहनत करूं तो अपने गांव का नाम भी रोशन कर सकता हूं, कि बिलावल को भी लोग जाने। तो एक तो मेरा ये यानी कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि बिलावल का नाम यानी एक इंडिया लेवल पे नाम हो बिलावल का, कि लोग जाने कि भाई हाँ बिलावल भी कोई गांव है जहां से एक किसी ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश की और वो चढ़ा। ऑब्जेक्टिव मेरा चढ़ना ही था। वो बाय चांस मेरे ब्लड में यानी ऑक्सीजन की कमी बहुत हो गई थी, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया मुझे। लगभग 8,000 मीटर तक मैं चढ़ गया था, उसके बाद उन्होंने अलाउ नहीं किया क्योंकि वो मेरी जान के लिए खतरा था। तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो एक वेल क्वालिफाइड ऑफिसर होते हैं आर्मी के, जो डॉक्टर होते हैं। तो उन्होंने कहा सर आप चले तो जाओगे पर वापसी नहीं होगी, और हेलीकॉप्टर 8,000 मीटर तक ही जाते हैं, 8,000 तक भी नहीं जाते, 7,000 तक ही जाते हैं। तो 7,000 मीटर तक वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और क्यों मेरा रुझान बना, क्योंकि मेंटली, और इसके लिए मेंटली भी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है। मैंने मेडिटेशन शुरू की, मेडिटेशन से स्टेबिलिटी आती है, काम होता है आदमी बिल्कुल। इसके लिए चाहिए शांत दिमाग, शांत दिमाग से ऊपर चढ़ते हो। अगर आप एग्रेसिव होकर चढ़ोगे ना तो आप 4,000 5,000 मीटर तक जा सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, आपकी सांसें फूल जाएंगी। और दूसरा प्योर होना पड़ेगा आपको फूड की साइड से, नो अल्कोहल। मैं पहले बिल्कुल, मैं फ्रांस में रहता था, वहां तो नॉन वेज भी अल्कोहल भी सब चलता था। अब मेरे को 3 साल हो गए हैं, 3 साल से मैं कोई भी नॉन वेज इंटेक नहीं करता। मीन्स कोई चिकन अंडा तक मछली ये सब कुछ मैंने बंद कर दिया। कोई अल्कोहल नहीं, कोई बियर नहीं, कोई ड्रिंक्स नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक है ना, कोक पेप्सी सब बंद, केवल प्योर रोटी सब्जी चावल दाल इन पे। तब जाके इंटरनल स्ट्रेंथ आई, और मैंने फिजिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैं 4 घंटे तक लगातार साइकिल चला सकता हूँ। इतनी तैयारी की है, और इतना मेंटली प्रिपेयर किया है, फिजिकली प्रिपेयर किया है इस एक चोटी पे चढ़ाई के लिए, तो इस के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इस जो ये चीज़ें आपने इतना खुद को मेंटेन किया है? ऑब्जेक्टिव आपको लगेगा कि क्या कहते हैं, बिल्कुल ही आपको अजीब सा महसूस होगा, पर सिंपल मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, केवल और केवल मेरे गांव बिलावल का नाम करना चाहता था मैं। क्यों, मैं मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि इतने लोग जो गए हैं, जिस भी गांव से जो भी जाता है ना, उसका उस जगह से वो नाम जुड़ जाता है। तो मैं ये नाम जोड़ना चाहता था कि हाँ बिलावल से भी कोई माउंट एवरेस्ट पे गया है। और फिर ये एक रास्ता शुरू करना चाहता था कि जो यंग है ना, आजकल जो यूथ है ना, वो सब किस चीज़ में पड़ गए, वीडियो गेम खेलते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इन पे लगे रहते हैं। मैं सोचा कि अगर एक दिशा दिखाई जाए तो जो नौजवान है ना, वो भी फिजिकल को इसको प्रेफरेंस देंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, मेंटली मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे। और माउंट एवरेस्ट पे क्या मेरे को इतना टाइम लगा, शायद मैं 2 बार में जाऊं, पहली बार में सफल नहीं हुआ, क्या पता हम अपने गांव का कोई लड़का पहली बार में सफल हो जाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था। तो ऑब्जेक्टिव तो मुकेंद्र जी आपका बहुत बढ़िया है, और उम्मीद है इस चीज़ को फॉलो करते हुए कोई ना कोई यंग जनरेशन इस चीज़ को अचीव करे। हो सकता है कि आप अगली बार ट्राई करें, उससे पहले कोई आपके गांव से ही, हाँ, गांव बिलावल से ही कोई ट्राई कर जाए तो अच्छी मुझे बात भी है। उम्मीद यही है, मैं यही और चाहता हूँ। नर्सरी तैयार होगी जो माउंटेनियर की, हाँ, उम्मीद है इस चीज़ की। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि आप दूसरी बार इस टाइप के जो प्रोसेस से गुजरे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कोई और तैयार हो जाएगा, तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है जो माउंटेन पे जाने के लिए, एवरेस्ट पे, या फिर जो अभी आपने सोलतोरो जो चोटी है उस पे फतेह किया है, उस पे जाने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा समझाएं? अच्छा, देखो दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। पहले मैं आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बताता हूँ, और उसके बाद सालतोरो जो काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट जाने के लिए प्रोसेस इसलिए अलग है क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। आपको पहले नेपाल काठमांडू जाना पड़ेगा, वहाँ से फ्लाइट लेके आपको लुकला बेस पे जाना पड़ेगा, और लुकला बेस से ट्रैकिंग शुरू होती है। और उसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर, अगर आप बिल्कुल यहाँ से इंडिया से भी ट्राई करते हैं, आपको वहीं गाइड लेने पड़ेंगे, पूरे आपके साथ
काफी 4 बंदे आपके साथ वो भी होंगे जो सामान के लिए गाइड के लिए आपको गाइड करें, और एक ग्रुप में जाना पड़ेगा, अकेले नहीं। तो पहले तो आप क्या करो, जो ब्लॉगर्स होते हैं पहले तो कांटेक्ट करो, जो माउंटेनर्स होते हैं, ट्रैकर होते हैं उनको, और उनमें एक ग्रुप बनाओ, कम से कम 4 बंदे का ग्रुप हो, ज्यादा बड़े ग्रुप की जरूरत नहीं है, पर 4 पर्सन होने चाहिए, 4 बंदे होने चाहिए। 4 बंदे होके और फिर वो कहीं भी हो, इंडिया में बाहर हो, कहीं भी हो सकते हैं, अपनी अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। और एक बजट है, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि कोई स्पॉन्सर ढूंढो, जैसे कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, कोई कंपनी हो, या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप उनको बताओ ऐसे ऐसे मैं यानी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, आप मुझे स्पॉन्सर करो। बिल्कुल, अगर आपकी डेडिकेशन है, मोटिवेशन है और दृढ़ संकल्प है, यानी आपका डिटर्मिनेशन है, तो लोग सपोर्ट करते हैं। मुझे एक फ्रेंच कंपनी ने सपोर्ट किया था, जो टोटल एक्सपेंडिचर आया था हमारा वो 52 lakhs आया था, और उसमें टोटल तक है, मैं तो ऊपर जा नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, 8000 तक ही जा पाया। पर अगर आप 8848 पे भी जाते हो तो भी वो 52 lakhs का ही पैकेज होता है, उसमें आपके इंश्योरेंस होते हैं, सब कुछ होता है, आपका ऊपर जाना, आपके जो प्रोटेक्शन के लिए आपके डॉक्टर्स, यानी पूरी एक टीम होती है, और वो इतना मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ये काम करवाती हैं। आपको जो पहला स्टेप बताता हूँ, पहला स्टेप क्या है, एक स्पॉन्सर ढूंढो, जो भी गांव के अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो एक स्पॉन्सर ढूंढो, वेल्दी पर्सन, एक हो सके तो इंस्टीट्यूशन ढूंढो, एक इंडिपेंडेंट आदमी स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा क्योंकि अमाउंट बड़ी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ढूंढो, सेंट्रल गवर्नमेंट ढूंढो, या एक कोई कॉलेज, कोई ग्रुप ऑफ कॉलेज की कोई चेन्स हो, उनको ढूंढो। उनसे उनको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी होगी, ये एक बहुत अच्छा मोटिव है उनको स्कूल्स में, उनको बच्चों को, क्योंकि आजकल कंपटीशन एग्जाम बहुत ज्यादा एकेडमीज हैं, तो वहां मोटिवेशन के लिए उनके लिए आप उभर के आओगे, तो वो आपको, जैसे प्रिंस है, काफी सीएलसी है, मैट्रिक्स है, आप इन इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करो और इनको कहो आप हमें स्पॉन्सर करो। बाकी पर वो ऐसे करेंगे नहीं, पहले आपकी फिजिकल स्टेमिना देखेंगे, तो आपको देखो अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी से हेल्प लेने के लिए पहले कोशिश खुद को ही करनी खुद को ही पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि जो आपके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा हाँ, वो आप उनको वसूल कर हाँ, देंगे। वो वर्थ है क्या नहीं, जी। जो 52 lakhs वो पूरे आपसे, यानी उसकी वो वैल्यू आप उनको दे सकते हो क्या, रिटर्न क्या दे रहे हो आप उनको, वो इम्पोर्टेंट है सबसे। तो वहाँ जो का एक्सपीरियंस रहा है और एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा या फिर कोई बोरिंग एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ कैसा रहा वो थोड़ा सा भी बताएं ताकि दर्शक भी जान पाए हाँ। कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली पहले मैं माउंट एवरेस्ट का शेयर करता हूँ। माउंट एवरेस्ट में मैं अकेला इंडियन था, बाकी सभी फॉरेनर थे, जर्मनी से थे, फ्रांस से थे, दुबई से थे। तो वहां पे तो एक इंटरनेशनल यानी मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट था, और मैंने देखा कि अब जो यानी ये एशिया में है और यूरोप में इसका ज्यादा क्रेज है, तो अपने को भी यहाँ पे ये कई कई इंसान ये सोचते हैं कि क्यों जा रहे हैं, नहीं ये बहुत अच्छा है, इससे मोटिवेशन, आपको डर नाम की चीज आपके जीवन से खत्म हो जाएगी अगर आप जाते हो ऊपर। तो मैंने जो पर्सनली जो फील किया ना, कोई भी पर्सनली मेरे इतना मोटिवेशन मेरे को मिला, उसके बाद अब मेरे को लगता है कि जैसे साल तो माउंट एवरेस्ट के जो एक्सपीरियंस था ना, उसमें यह था कि हम 7000 मीटर पे थे, तो वहां पे हम 8 बंदे चले थे नीचे से, और 5000 जो बेस कैंप है ना, वहां तक 5 बंदे रह गए थे, 3 ही हम बचे थे, और जब हम 7000 पे थे, 3 में से एक को अचानक उल्टी हो गई, तो उसकी उल्टी हो गई तो हमें उससे इतना पैनिक हो गया कि हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल था ना ब्लड में, वो एक दिन एकदम ड्रॉप हो गया। जो हमारे साथ डॉक्टर थे उन्होंने चेक किया, यानी एक बंदे का फर्क 3 पे पड़ा, तो तुरंत हेलीकॉप्टर से यानी उन्होंने उसको बेस पे भेजा, और फिर 10 मिनट के बाद हम नॉर्मल हुए, और तब हमें डर लगा वास्तव में, तब हमें लगा कि अब कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने वहां पे रेस्ट लिया 15 मिनट्स का, और वो ऐसा मोमेंट था, तब हमने एक बार तो ये डिसाइड किया कि इसमें बैठ के हम भी चलें, ऐसा माइंड में आया, पर फिर आया कि अब चल पड़े तो चल पड़े। यानी कि इसमें जो ग्रुप आपका बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है कि वो बाकी भी कितने स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, स्ट्रॉन्ग है, और ग्रुप में कुछ हो जाता है तो फिर मेंटली अगर 4 आपके बंदे हैं ना, अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, तो एक बंदा थोड़ा लाइट भी हो जाता है ना, कई बार ऐसा मोमेंट आता है दिन में, रात में, कि सोचता है कि नहीं अब मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा, तो अगर 3 बंदे स्ट्रॉन्ग है
तो उस मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं और उसको भी यानी मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ग्रुप। और मैं तो ये मानता हूँ कि आप ऊपर चढ़ने से पहले 1 या 2 दिन अपने ग्रुप के 4 बंदों के साथ रहो, उनसे वार्तालाप करो, आपकी बॉन्डिंग हो, और फिर आप ऊपर तक जा सकते हो। बॉन्डिंग होना हाँ, जरूरी है, हाँ, उसके माहौल में ढलने माहौल के में लिए ढलना बहुत और जरूरी खुद को प्रिपेयर रखने के लिए, चलते रहने के लिए बॉन्डिंग तो है, जरूरी बॉन्डिंग है। बहुत जरूरी है। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस था और एवरेस्ट का एक्सपीरियंस था, उसमें कोई अंतर या कोई हाँ ऐसी बिल्कुल, कुछ दिन चीजें? रात का अंतर है। देखो माउंट एवरेस्ट पे लाइफ का रिस्क बहुत ज्यादा है, लाइफ का रिस्क बहुत ज्यादा है, और वो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल सॉलिड पत्थर है, तो उन पे चढ़ना। पर एक एक बेनिफिट भी है, क्योंकि वहां पे काफी लोग जा रहे हैं, तो एक पाथ है, एक पर्टिकुलर ट्रैक है, आप उस पर चढ़ते जाओ। राम राम। एक उस पर्टिकुलर ट्रैक है, उस पर चढ़ते जाओ आप। तो आपको एक पता है कि, और इसमें क्या है, सोलतोरो में ट्रैक, एक पर्टिकुलर ट्रैक नहीं है, आपको पता है वहां जाना है, बीच में मरुस्थल है, बीच में टिब्बे हैं, रेत के पहाड़ी हैं, तो वो तूफान आता है, वो ट्रैक व्रैक सब मिट जाते हैं। तो आपको एक आइडिया होता है कि आप कंपास से चलते हो कि किस तरफ किस डायरेक्शन में जाना है, आप नॉर्थ में चलना है, अब साउथ में इतने किलोमीटर चलना है, फिर नॉर्थ में चलना है, क्योंकि जो आपकी लास्ट चोटी है ना, वो तो आपको दिखाई थोड़ा दे रही है वहां से, तो आप डायरेक्शन से चल रहे हो और एल्टीट्यूड से चल रहे हो। और यहाँ पे आपको बंदे भी कम मिलते हैं। सालतोरो के साइड पे हमें कोई ग्रुप नहीं मिला, रास्ते में एक भी नहीं मिला। हम नीचे से 8 बंदे चले थे, उसके बाद बाकी हम 4 ही रहे जो ऊपर तक गए थे, 4 बंदे ड्रॉप कर गए थे, ठीक है। और वहां पे हम 8 थे, ऊपर तक 3 ही गए थे, और जो लास्ट तक तो 2 ही गए थे। एक डॉक्टर यासिर खान थे, एक मैं था जो दुबई से थे, और लास्ट तक हम 2 ही गए थे। दोनों के ऑक्सीजन में, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया था, दोनों को वापस आना पड़ा। तो फर्क अगर क्लियर भाषा में बिल्कुल क्लियर कट कहा जाए तो ट्रैक वो जाना पहचाना ज्यादा है माउंट एवरेस्ट वाला, पर डेथ जोन वहां पे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ डेथ जोन इतना नहीं है, लाइफ रिस्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका एक इंश्योरेंस है, इंडियन इंश्योरेंस हो चलेगा। वहां पे आपको कम से कम 2 इंश्योरेंस चाहिए, एक नेपाल का, एक इंडिया का इंश्योरेंस चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने फ्रांस से अप्लाई किया था, तो 3 इंश्योरेंस, मैंने फ्रांस का भी मैंडेटरी था, ऑब्लिगेटरी था, नहीं तो फ्रेंच गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, तो 3 इंश्योरेंस लेके मैं यानी चला था, तो कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है। तो और बाकी ये इतना मुश्किल नहीं था, देखो मुझे नहीं लगा, शायद मैं पहले 8,000 तक माउंट एवरेस्ट किया, और अब की बार पर एक मैं आपको बात विशेष तौर से करना चाहता हूं, जब आदमी एक बार असफल हो जाता है ना, तो दूसरी बार जब वो कोशिश करता है ना, तो उससे दुगनी प्रिपरेशन करता है। तो अब की बार मैंने 3 महीने कड़ी प्रिपरेशन की, फिजिकली अब मैं बहुत स्ट्रांग हूं। एट द एज ऑफ 40 आई कैन रन 10 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉपेज। तो ये प्रिपरेशन बताया आपने, आपने कैसे इसको ट्राई किया जा सकता है ये बताया। और एक अंत में एक छोटी सी चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई नया व्यक्ति इसको ट्राई करे तो कहाँ से ट्राई करना चाहिए, किस चोटी से आप रिकमेंड करेंगे कि कहाँ एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, या फिर सीधा एवरेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं तो कहूंगा कि आसपास की जो, अगर हरियाणा से है तो हमारे गांव बिलावल से शुरुआत करें। हमारे पास अरावली ऑफ, हमारे यहाँ पे जो चेन्स हैं, अरावली की चेन है, और ये इतनी ऊंची भी नहीं है, खतरनाक भी नहीं है, कोई पशु कोई जंगली जानवर नहीं है, और ऊपर एक धोख भी लगती है, तो बालाजी भी, महाराज भी उसकी क्या कहते हैं मनोकामना पूरी करेंगे। और दूसरा देखो, कोई भी चीज तैयार करने से पहले फाइनल पे मत जाओ, उसके इनिशियल स्टेप देखो। इनिशियल क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग, एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बाकी चीजें सब हो जाती हैं। तो सबसे पहले जिसको अगर तैयारी करनी है ना, सोच रहा है कि 6 महीने, साल, 2 साल, तो आज से कर लो कि भाई फिजिकली नॉट नथिंग, नॉन वेज नहीं, अल्कोहल नहीं, ये 2 चीज बंद कर दो, और प्योर वेजिटेरियन खाने पे, और मेडिटेशन शुरू करो। मेडिटेशन जरूरी है, देखो योगा अपनी जगह पर, मेडिटेशन अपनी जगह है। आपको मेडिटेशन करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको ऊंचाई पे जाना है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग, माइंड स्टेबल नहीं होगा ना, आप नहीं चढ़ सकते। 4,000 5,000 मीटर लगे, माउंट एवरेस्ट को फतेह नहीं कर सकते, सालतोरो को फतेह नहीं कर सकते। और मेरे केस में कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं कि जो मैं माउंट एवरेस्ट पे वहां तक गया, उसका बहुत बड़ा रोल है कि मैंने इजीली कर लिया। वास्तव में मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं आया, मेरी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग थी, क्योंकि मैंने सोचा था कुछ भी हो सकता है, अब की बार मैं असफल नहीं हुआ, अब की बार मैं ऊपर जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा माइंड इतना क्लियर था। तो ये तो क्लैरिटी, तो आपको माइंड में क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो दर्शकों, आपने देखा एक बातचीत के दौरान कि
कैसे दृढ़ निश्चय के साथ और हाईली प्रिपरेशन के साथ किसी भी टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे या कह लें कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करने का अनुभव रखने वाले एक ऐसे शख्सियत से आज हमने रूबरू करवाया जो दो दो चोटियों के लिए ट्राई कर चुके हैं चढ़ने के लिए और एक पे सफलता भी हासिल की है। तो दोनों कार्यक्षेत्र और ये एडवेंचर है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होते हुए भी एक कोशिश की है और उसमें सफलता भी हासिल की है। तो एक बहुत एक मोटिवेशनल उदाहरण हमारे सामने है। तो मुकेंद्र जी, बातचीत के लिए आपने समय निकाला और क्योंकि अभी आप लौट करके ही आए हैं और आप दर्शकों से रूबरू हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत और धन्यवाद आगे भी सभी कभी जब दर्शकों को। फिर मौका मिलेगा तो एक मुलाकात फिर से रखेंगे और आपके अनुभव को जानेंगे। तो दर्शकों, आप बने रहिए, अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।